लोकस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई मूविंग पॉइंट किन्हीं दो दिए हुए पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसका रास्ता कैसा होगा? तो वो जो हम रास्ता दी हुई कंडीशन को फॉलो करते हुए बनाएंगे वही उसका लोकस होगा मूविंग पॉइंट का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, एक मेरे पास बी पॉइंट है और मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया बेटा। अब सीधी सी भाषा तो इसके लिए ये हुई कि इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा। मान लो मैं ये सी पॉइंट यहां मान रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। तो आप इस पॉइंट को बीचों बीच मानेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे उसका तरीका क्या होता था? आप यहां रखते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सिचुएशन, आर्क लगाते थे, फिर इधर से आर्क लगाएंगे और फिर इन्हें ज्वाइन कर। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपने ड्रॉ कर दिया, ये जो लाइन है, इस लाइन पर जहां कहीं आप चाहें वो पॉइंट मेंशन कर लें, और ये सारे जो पी क्यू आर एस टी, ये जितने भी पॉइंट होंगे ये सभी क्या होंगे? ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैं ये लोकस वर्ड पूछूं उन सभी पॉइंटों का या उन सभी मूविंग पॉइंटों का जो ए बी से इक्वल डिस्टेंस में, तो क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन। क्या हो गई बेटा? स्ट्रेट लाइन हो। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? ऐसे ही मैं ये दूसरे तरीके से और भी बातें बोल सकता हूँ। जैसे ये तो पहली कंडीशन, मान लो मैं कहता हूं कि आपका एक पॉइंट ऐसा है जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आपका कोई एक, समझे क्या आप? आपका कोई एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट मान लें, सपोज ओ मान लिया मैंने। अब इससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लो। अब इस पी पॉइंट की लोकेशन इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल दो। इतनी डिस्टेंस पे यहां पहुंचा, ऐसे। तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये जो आपने ड्रॉ की थी लाइन आर, वो सभी जगह एक तो इक्वल होगी। क्या होगी? सभी जगहों पर इक्वल होगी। ठीक है। दूसरा, इन जो ये जो आपके पॉइंट में जब आप मिलाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक सर्कल बन गया। क्या बन गया बेटा? ये सर्कल। इससे एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई कि अगर कोई फिक्स पॉइंट होता है और उससे कुछ दूरी पर या डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लें और उसे आप रोटेट कर दें सेम डिस्टेंस दूर, है ना, उतनी ही डिस्टेंस दूरी पर, तो वो क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एक सर्कल बनाता है। मान लो अगला एक और ले लेते हैं, फिर अभी कुछ एक और ले लेते हैं। आपसे कहा गया कि दो लाइनें हैं भाई, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन एक्यूट एंगल ऐसे आगे जाकर के प्रोड्यूस करने पे मिल जाएंगे, ऐसे ये कहीं मिल भी जाएंगे। अब इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, अब वो निकाल। तो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं, इसको आप एंगल को बाइसेक्ट कर दें ऐसे। तो यहां इस लाइन पर ये जो आपने अब एक लाइन बना दी, जिसे मैं चलो एल एम कह देता हूं, ये ए बी लाइन थी और ये पी क्यू लाइन थी। तो ये जो लाइन होगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी। ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ही क्या होगी? लोकस होगी उन सभी पॉइंटों का जो इन दी हुई, यानी कि जो ए बी एंड पी क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे। कहाँ होंगे बेटा? इक्वल डिस्टेंसेस पर। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? समझ आया बेटा ये? यस सर। चलो एक एग्जाम्पल लगाते हैं अभी, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लगाएंगे। एग्जाम्पल इसके लिए हम ले लेते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ a point P for which
PA equal to 2PA equal to 3PB and point A 0 0 and B 4 minus 5, 4 minus 3 is given. आपको लोकस पूछा गया है, एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P किस तरह से रखा हुआ है या कहाँ है कि उसके लिए इसे आपको रेशियो में भी दे सकता है, वो ऐसे ही बोल सकता था, समझ रहे हो आप? 3:2 बेटा ऐसे भी बोल सकता था वो आपसे, क्लियर है? Yes, तो इसे कैसे देखोगे, कैसे करोगे? हाँ जी बेटा, कैसे करोगे उसकी बात समझो। उसने कहा ये रिलेशन है भाई, अब जब भी ये कोई ऐसा मूविंग पॉइंट हो ना, अननोन ही होगा जनरली, उसे आप एक कंसीडर कर लिया जाता है अननोन पॉइंट कोई भी एक्स वाई, और 3D में एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा? तो हमने क्या मान लिया, ये एक्स वाई मान, ठीक है? अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो PA ट्वाइस ऑफ PA है वो थ्राइस ऑफ PB है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूले की बात होगी भाई, इसमें तो कोई सोचना नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्यों बेटा? अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां पर इसको स्क्वायर भी ले लेता हूं। अब ऐसा क्यों करते हैं, जानते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, जानकारी कुछ? yes, क्योंकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसमें अंडर रूट में आता है तो उसको हटाओ। डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है तो रूट नहीं आना चाहिए, उसको स्क्वायर कर लिया जाता है। तो अब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हुआ 4 टाइम, है ना? अब PA कैसे लिखोगे आप बेटा? PA के लिए ऐसा कर लो सीधा सीधा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम रेक्टेंगुलर टाइप का फॉर्मूला फॉर्म x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? यस सर। चलो सिंपल करके बताओ क्या रिलेशन आता है आपका यहाँ पर? फाइव एक्स स्क्वायर के साथ 5y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 54y प्लस 225 इक्वल टू, बेटा इस टाइप का कुछ बन के आ गया होगा, यस सर। ठीक है बेटा? तो ये क्या हुआ, ये लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, ये उस पॉइंट का लोकस है, उस मूविंग पॉइंट का लोकस है जो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, एक और लगाते हैं फिर अगले पॉइंट पे मूव करेंगे, अगले कंसेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है द एंड पॉइंट्स of hypotenuse of a right triangle are 60 and 06. Find the locus of third vertex. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अच्छा ब्लर हो गया है तो अब आया बेटा ठीक सा? यस सर। ओके, ये कह रहा है जो आपका एक हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल में उसके दोनों वर्टेक्स हैं ये वाले, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है? 60 एंड 06। तो जो दो वर्टेक्स हैं वो तो आपको पता है, लेकिन तीसरे के बारे में वो पूछ रहा है कि तीसरे का लोकस क्या होगा।
यानी कि थर्ड वाले का लोकस आपसे पूछे। ठीक है बेटा, सोचो जरा ध्यान से। आप ए बी इस तरह से मान सकते हैं क्या बेटा? भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है मान लिया। तो उसके ए और बी वर्टेक्स जो हाइपोटेन्यूज के उसने बोला मैंने ले लिए। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए इसमें? जो मूविंग पॉइंट है या अननोन है या वेरिएबल है वो कौन है? सी पॉइंट। ऐसा होगा यस नो? क्यों बेटा? Yes. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं यहाँ पर। किस तरीके से? कि भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्यों ऐसा हो जाएगा? Yes, sir. अब आप इसमें अप्लाई कीजिए, जरा लगाइए, जरा फटाफट फटाफट करके दिखाइएगा क्या आता है। पाइथागोरस लगाइए जरा। इस तरह का होगा क्या मेरे बच्चों? 36 हट जाएंगे, दोनों 36 हो गए, 72 जो कैंसिल कर देंगे। अब बनेगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसी एक सिचुएशन बन जाएगी, Yes, sir. इसको 2 से डिवाइड कर दो। ये अपने पास है, ठीक है। ये लोकस होगा किसका? थर्ड वर्टिसिस का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हो गया बेटा? Yes, sir. अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है चेंज ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ एक्सिस। अब ये चेंज ऑफ एक्सिस क्या चीज है थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सी बात होगी, बस पकड़ने वाली चीज है। ये अभी मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस। अभी तक कोई परेशानी? जनरल बात है, पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ा हुआ है सब कुछ, है ना। इसका कोई पॉइंट यहाँ है जो P है और वो स्मॉल एक्स वाई है। क्लियर है? क्यों बेटा क्लियर है? Yes, sir. अब हुआ क्या कि मैंने ना इस ओरिजिन को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये ओरिजिन नया वाला बन गया जो मैं ओ डैश कह देता हूं। क्या हुआ बेटा? एक नया ओरिजिन है जो 0 0 पर हुआ करता था, लेकिन अभी शिफ्ट होकर के नए कोऑर्डिनेट हो गए ओरिजिन के एच के। पहले 0 0 थे, अब क्या है? एच के। ठीक है, अब इसे मैं कैपिटल से मेंशन कर लेता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गया ना? शिफ्ट कर दिया, उसको उठाया और ऐसे ऊपर ले गया। क्लियर है? ठीक है Yes, बेटा। अब इसके जो ये पॉइंट P है, इसे मैं ना, अब इसे मैं पॉइंट P ही रहने देता हूं, लेकिन कोऑर्डिनेट कर देता हूं कैपिटल वाले, या P डैश कर देता हूं। पॉइंट अपनी जगह नहीं बदल रहा, ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गया। इस केस में अब क्या होगा? तो इस केस में आप जरा आप इन्हें सोचिएगा, देखो ये सोचिएगा ऐसे, और पुरानी सिचुएशन सोचिएगा ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं आप? तो ये क्या होगा, इतना इतना पार्ट क्या हुआ? एच, और ये पार्ट क्या हुआ, इतना वाला ये के हुआ। दिख रहा है बेटा? yes, sir.
और ये यहां से यहां तक क्या था, स्मॉल एक्स, क्यों जी? और ये क्या था, स्मॉल वाई। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो ये जो आप अब ये शिफ्ट कर रहे हो, ये तो कैपिटल एक्स हुआ इतना हिस्सा, और ये हिस्सा कितना हुआ, कैपिटल वाई। तो अगर मैं लिखना चाहूं स्मॉल एक्स को, तो स्मॉल एक्स ये जो है ये एच प्लस कैपिटल एक्स होगा, यस सर। ऐसे बनेगा ना? तो ऐसे ही इसको भी तो लूंगा ना भाई, ये वाई है मेरे पास, स्मॉल वाई क्या हुआ, वो हुआ के प्लस वाई, के प्लस वाई। क्या ये बातें समझ में आ गई? यस सर। तो अगर मैं ये जो चीजें हैं, ये तो ओल्ड वाले हैं, और x और y जो कि न्यू वाले हैं, वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे x माइनस एच एंड y माइनस के। यानी पुराने वाले कोऑर्डिनेट में से जो नए ओरिजिन को आपने शिफ्ट करके, नए पॉइंट पे जो शिफ्ट किया है ओरिजिन, उसे माइनस करके बनेगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और चांसेस तो हर चीज के होते हैं, नोट कर ले इसको। हो गया बेटा? यस सर। तो अभी पॉइंट याद रखना, कोई इक्वेशन, ठीक है, अगर आपको देता है, अगर कोई आपको इक्वेशन देता है एक्स वाई की फॉर्म में, ऐसे कोई फंक्शन या फॉर्म है एक्स वाई की फॉर्म में, तो आपको अगर वो एच के शिफ्ट कर रहा है और तब कहता है न्यू इक्वेशन बनाओ, तो आप ये निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल दो। मीन्स एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स प्लस एच से, वाई को रिप्लेस करोगे वाई प्लस के से। क्लियर है? पुरानी इक्वेशन दी है, पुराने ओरिजिन पे बोला है, और नए पे शिफ्ट कराना चाहता है, तो आप ऐसे मेंशन करेंगे एक्स प्लस एच और वाई प्लस के। अभी एक एग्जांपल लगाओगे, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? सर लेकिन ना नए वाले जो पॉइंट है उसके लिए तो x माइनस एच करते हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है कि इसी से मैं नए पे पहुंचा रहा हूं, तो इक्वेशन क्या होगी वो पूछ रहा है वो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये तो एक्स प्लस एच हो गया ना, ये पॉइंट बदल कहाँ गया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच बन गया वो। फिर ओल्ड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस एच। भाई ओल्ड क्या बनेगा, ये जो एक्स वाई है ये क्या बन जाएंगे, ये एक्स क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एच, और ये वाई वाई प्लस के। ठीक है, अभी देखो, अभी करोगे जब क्लियर हो जाएगा। चलो यस सर। चलो एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व of the curve 2x square plus y square minus 3x plus 5y minus 8 equal to 0 when the origin is transferred to the point है अपने पास -1 2 without
changing the angle of, without changing the direction of axis, without changing the direction of axis. थ्योरी दिमाग में क्लियर है सबको? इस पॉइंट पे शिफ्ट होने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और y इक्वल टू y प्लस 2। ये चीज आप लेके जा रहे हैं। सर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन गया वो किस तरह से आया? ये इस तरह से होगा। क्यों बेटा? इसको ब्रैकेट ओपन करके बस हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। ऐसा ही आया बेटा? देखना बेटा। सही बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, यस सर। आगे चले। यस सर। बेटा सेकंड चीज होती है, एक तो हुआ अभी आपने देखा कि भाई आपने क्या किया था, ये जो ओरिजिन था उसको शिफ्ट कर दिया था यहाँ ओ डैश ऐसा। लेकिन अगर मैं ये ओरिजिन शिफ्ट का सिस्टम हटा दूं, ठीक है, और मैं ओरिजिन शिफ्ट ना करके मैं क्या कर लेता हूं, मैं ना ये एक्सिस बदल देता हूं, ये एक्सिस को किसी एंगल पे रोटेट कर देता हूं, यानी ये थीटा एंगल रोटेशन हो जाए। जैसे ऐसे रखा था ना, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया, ये एंगल है अपना, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन है बेटा। क्या है बेटा? ये एंगल ऑफ रोटेशन। अगर ये एंगल ऑफ रोटेशन ओरिजिन शिफ्टिंग की जगह बोल दिया जाए कि ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहा, एंगल रोटेट कर रहा हूं, एक्सिस को हल्का सा ऐसे घुमा रहा हूं मैं इस तरीके से, तो उस समय कैसे कोऑर्डिनेट बदलेंगे? ठीक है, उसको ले लेते हैं। ठीक है बेटा? एक मिनट। अच्छा, एंगल ऑफ रोटेशन हेडिंग डाल लो बेटा। रोटेशन ऑफ एक्सिस एक तरह से। एक्स एक्स डैश, वैसे इसे स्मॉल ले लेते हैं अभी पहले, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश अपना ओरिजिन। ठीक है बेटा, ये पहली सिचुएशन। इसके बाद मैंने ना इसको रोटेट किया है कुछ एंगल पे इस तरह से, ये मैंने थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। किस एंगल पे बेटा? थीटा एंगल पे रोटेशन हो गया। अब कैपिटल ले लिया मैंने, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और पहले ये पी पॉइंट यहां था जो स्मॉल एक्स वाई था,
अब ये बन गया पी डैश और ये कैपिटल एक्स वाई बन गया। क्यों बेटा, समझ रहे हो? यस सर। अब जो ये चेंज जा रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, इसके लिए अब हम बात करें। तो आप इसमें जो x और रो रखोगे वो कैसे रखोगे? x इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड y इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये नोट कर लीजिए। ये कैपिटल एक, ये स्मॉल कैपिटल का गड़बड़ हो जाएगा, कैपिटल ही है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरीके से चलना है। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और रोटेशन दिया हुआ है, एंगल थीटा का रोटेशन है, तो आप क्या पुट करेंगे? एक्स के प्लेस पे ये पुट करना है और वाई के प्लेस पे इसको पुट करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखें, यस ये सर। नोट कर लो। चलो आगे एग्जाम्पल लिखते हैं। नोट कर लिया था बेटा? यस सर। if the axes are turned (45°), find the transformed form of the equation है अपने पास 3x² प्लस 3y² प्लस 2xy इक्वल टू 2। सर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम क्या यूज करेंगे भाई? हाँ बेटा, थीटा कितना बेटा? 45°। तो x इक्वल टू क्या था? x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। तो दोनों की ही वैल्यू √2 होती है, यस नो? 1/√2। तो ये बना x माइनस वाई अपॉन √2 और y के प्लेस पे भी ऐसे ही हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो ऐसे बन जाएंगे एक्स वाई। क्यों बेटा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले पे। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 3 ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन √2 प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन √2, ये भी स्क्वायर है, प्लस 2 x माइनस वाई अपॉन √2 x प्लस वाई अपॉन √2 इक्वल टू 2। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 2x² प्लस y² इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? यस सर।
नोट कर लो बेटा, फिर एक और पॉइंट है उसे और समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में ही दोनों चीजें एक साथ, ओरिजिन भी शिफ्ट होगा, एंगल भी रोटेशन होगा, तब क्या करेंगे। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट है origin shifted and axis rotation। बहुत, मतलब दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ एक्सिस रोटेशन थीटा एंगल और यहाँ ओरिजिन चला गया एच के पर। क्लियर है बेटा, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी सिचुएशन बनाना चाहूं तो कैसी बनेगी वो देख लीजिए। ये एक्स वाई, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पर रोटेशन चेंज ले लेता हूं और ओरिजिन भी। देखो ओरिजिन तो यहाँ चला गया, दिख रहे हो आप, ओरिजिन शिफ्ट हो गया एच के पर, और साथ में एक एंगल भी रोटेट कर लिया मैंने। तो ये अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड ड्रॉ करूं तो ये थीटा एंगल होगा, ये ओ डैश हो गया, ये ओ है, ये अपने पास हो गया एच के, और पॉइंट पी था जो जनरली एक्स वाई था, और अब हो गया पी डैश कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। हाँ बेटा, यस सर। तो दोनों काम हो गए हैं। इसके लिए अब एक्स वाई कैसे लिखे जाएंगे वो लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू होगा, ये एच एच वगैरह वाला पहले लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और साथ में क्या लिखेंगे बेटा, प्लस एच, और वाई के लिए क्या लिखोगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस के। ठीक है, नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा, आगे चलो बेटा। यस सर। तो अब आते हैं अपनी असली कहानी पर। अभी तक वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत चीजें आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं सीखी है, लगा, ऐसा नहीं लगा। यस सर। ठीक है, अब आते हैं अपने बुक के हिसाब से, मतलब अब यहाँ से शुरू होता है जो आपकी बुक्स के अंदर है। अभी तक कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी था, खास करके जब हम कंपटीशन लेवल पे बैठते हैं, या सपोज कल को आपके जूनियर्स या आपके छोटे बहन भाई, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आएंगे वो आगे क्लास में, तो कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सुनने मिलेगा, आपको नहीं पढ़ाया है ना, आपको नहीं बताया किसी ने ये भी कुछ होता है। ठीक है, तो आप उस टाइम साइलेंटली नहीं रहेंगे, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ मेरे को पता है और ये ऐसे ऐसे करना है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। जनरली स्ट्रेट लाइन आप सभी पढ़ के आए हैं, ये लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट हुआ करता था, आपको अगर याद हो। लीनियर इक्वेशंस याद है आपको, पॉलिनोमियल में जब 9th-10th में पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन आता है, वो एक जनरल फॉर्म आपको ऐसे पढ़ाई गई होगी। याद है अपने को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों बेटा, यस। याद है अपने को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ए बी सी क्या होते हैं बेटा, इन्हें कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, और ये जो एक्स वाई है ये अपने
वेरिएबल। क्लियर? और यहाँ जो मैं डिग्री या पावर की बात करता हूं, वेरिएबल्स की, डिग्री या पावर, वो डिग्री या पावर आपकी कितनी है यहाँ पर? 1 है। क्लियर है? जब आप इसका क्या करेंगे बेटा? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको याद भी होगा 9th-10th लेवल पे, जब आप इसका कोई ग्राफ वगैरह बनाते थे तो कुछ ऐसे टाइप की लाइनें आती थी, इस तरह की हो सकती थी, है ना, ऐसे टाइप की हो सकती थी, हो सकता है आपने देखा होगा ऐसे टाइप की बनी हो। क्यों बेटा? आपने 9th-10th में ड्रॉ द ग्राफ आता था ना, ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से बनाया होगा मेरे बच्चों। आया याद कुछ अब? यस सर। हाँ, तो जब आप स्ट्रेट लाइन यानी कि इस तरह की लीनियर इक्वेशंस का जब आप ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ आता है, एक सीधी लाइन बन जाती है, और इससे ये पता चलता है कि इस तरह की जो ये आप देख रहे हैं इक्वेशंस, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी बेटा। बोलो बेटा। समझ में आ गया बेटा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? जनरल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। डन? क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, ये 0 रख लेंगे और ये होगी अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा? यस सर। अब आप यहाँ जितनी भी ये लाइन है मैंने ड्रॉ की, इसमें एक बात जरा ढूंढने की कोशिश करो, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही, बन रहा है बेटा? और एक्स एक्स के साथ जब भी एंगल लेते हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो ऐसे देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ इसे ढलान या झुकाव या प्रवणता, हिंदी में अभी जब tan थीटा ले लेंगे तो प्रवणता हो जाएगी। ठीक है? कहीं कहीं ग्रेडेंट वर्ड भी पढ़ोगे, ग्रेडेंट। तो ये क्या है बेटा? ये जो एंगल आपका बन रहा है थीटा, ये है लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, या लाइन का झुकाव किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ मेरे बच्चों? किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है? और ये लेता कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेते हैं मेरे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हमेशा कैसे रखनी है आपको? देखो, डायरेक्शन हमेशा ऐसे लेनी है, इस तरीके से। ओके, ध्यान रहेगा? यस। जो आपको जरूरत की चीज लगती है उसे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे चलो, आगे कर दो बेटा। यस सर। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। फिर से वही थोड़ा सा ग्राफिकली ले लेते हैं अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक लाइन, लाइन का एंगल ये वाला अपने पास है थीटा। ठीक है? तो जो स्लोप होता है ना बेटा, जो स्लोप होता है, स्लोप को आप या ग्रेडियंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं जनरली m से,
और ये होता है बेटा tan थीटा के इक्वल। किसके इक्वल बेटा? tan थीटा के इक्वल। अब यहीं पर थीटा जनरली आप कहां से कहां तक देखेंगे? 0 से पाई के बीच। कहां से कहां तक बेटा? 0 से पाई। ओके। अब इसी में दो एक केस हम पढ़ लेते हैं। दो एक केस क्या क्या हो सकते हैं देखो। अगर कोई लाइन ऐसे हो जाए, ये एल लाइन ऐसे हो गई, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चों? 90 डिग्री। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो एंगल क्या होगा इस केस में? 0 इस केस में थीटा हो गया जी। तो ये बातें भी एक दो जगह ऐसा होगा जहां आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, इस्तेमाल करना। क्लियर है? तो आपको अगर स्लोप पूछा जाता है तो क्या निकालना है मेरे बच्चों? tan थीटा की वैल्यू। क्या निकालनी है बेटा? tan थीटा। जैसे एग्जांपल में मैं कह दूं कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है अपना, एक्स एक्स के साथ अगर मैं कह देता हूं कि एंगल अपना 135 डिग्री है। कितने डिग्री एंगल है मेरे बच्चों? 135 डिग्री है अपना। समझ रहे हो? तो जब 135 डिग्री एंगल होगा तो स्लोप क्या होगी? क्या होगा बेटा? tan 135 क्या हुआ? हाँ जी बेटा, -1। क्या होगा बेटा? -1। tan 135 की वैल्यू -1। क्लियर है भाई? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी थी अभी? ये सुपर 30 वालों को तो हो गया था क्लियर, है ना? मेरे को लग रहा है सुपर 30 वालों का हो गया होगा। 40 वालों का ट्रिग्नोमेट्री हुआ बेटा? नहीं हुआ अभी? सुपर 40 वाले आवाज आ रही है मेरे बच्चों? भाई कैसे साइलेंट हो? आवाज नहीं आ रही मेरे को। खुशी जोशी बेटा, ममता बिस्ट। खुशी बेटा, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री हो गई थी आप लोगों की? नहीं हुई थी? सर वो फंक्शन के उसमें कराया था, रेंज निकालना, डोमेन निकालना। थोड़ा आवाज नहीं आई सही से। सर वो फंक्शन के उसमें कराया था, रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ये जो फंक्शन अच्छा, होते हैं। अब प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं हुई है? नो सर। अच्छा अच्छा, चलो खैर थोड़ा सा ध्यान रखो इनको। तो ये -1 वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो कितना आ गया एक तरह से बेटा? -1 आ गया। ठीक है बेटा? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, बस ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई। अच्छा, 11th वाला भी पार्ट नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, अगर सर नितिन सर से उनसे बात करूंगा मैं, एनवी सर से, तो बाद में मैं अगर इसके बाद लेना चाहूँ, वो अगर नहीं चालू करते हैं तो फिर मैं चालू करूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये नोट हो गया। यस सर। अब ये कंडीशन क्या थी जब मुझे एंगल पता था? किस केस में स्लोप निकाली आपने? आपको एंगल पता था, उस समय आपने स्लोप निकाल दी m = tan थीटा। एंगल पता था। अब एंगल पता नहीं है, आपको पता है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। एक कह दीजिए x1 y1 एंड एक q पॉइंट है अपने पास x2 y2। देन स्लोप आपको पूछा। ठीक है, आपको पॉइंट दे दिए और उसके बाद लाइन की स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन लिख लेता हूं मैं।
क्लियर हो गया सबको? अब कंडीशन क्या होगी इसकी फिगर बना लेते हैं। आपके पास एक P पॉइंट ये रहा x1 y1 और एक Q पॉइंट यहां है x2 y2। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे कोई लाइन बन जाएगी? हाँ बेटा, यस सर। इस तरह से लाइन आ गई। अब लाइन ने क्या किया, यहां पर कोई एंगल थीटा बनाया। अब अगर मुझे कहीं से ये थीटा पता चल जाए तो स्लोप क्या लिख दूंगा मैं? ये लिख दूंगा। क्यों बेटा? अगर मुझे थीटा मिल गया तो स्लोप हो गया मेरा m इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, जो अपने P और Q पॉइंट थे वहां से मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे x1 0, ये हो गए x2 0। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन भी बना दूं तो अब ये भी तो एंगल थीटा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल। और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। समझ आ रही है मेरी बात बेटा आपको? यस सर। बेटा ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये जो ये बीच वाली है ये होगी x2 माइनस x1। क्या होगी बेटा? ये x2 माइनस x1। पकड़ में आ रही है बात बेटा? ये भाई यस सर। देखो, ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 है, तो बीच वाली ये x2 माइनस x1 हो गई। ऐसे ही इधर आ जाइएगा, ये आपके पास हाइट है y1 और ये पूरी हाइट हो गई है y2। ये y1, ये y2, तो ये वाला पार्ट आपका y2 माइनस y1। क्यों बेटा? समझ रहे हो? अब इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं, PMQ। किसे ले रहे हैं बेटा? इन ट्राइंगल PMQ ट्राइंगल उठाया। जब इस PMQ ट्राइंगल को लूंगा तो इसको लेने पर tan थीटा क्या बनेगा? अपने पास QM अपॉन PM होगा क्या? भाई परपेंडिकुलर ऐसे लेते थे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये क्या बना? y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर की वैल्यू अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा बनेगा बेटा? यस सर। तो अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप क्या लिखोगे? सो स्लोप ऑफ लाइन क्या बताओगे बेटा? m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ये बेटा मेरे पास स्लोप का एक कंसेप्ट बन के आ गया। लिख लें बेटा इसे। बन गया बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट अपने पास है 4 माइनस 6 एंड क्यू पॉइंट है -2, -5। सर -1/6। -1/6।
चलो देखते हैं, हमें यूज करना है tan थीटा m के इक्वल है और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। अब देखेगा y2 माइनस 5 प्लस 6 अपॉन -2 माइनस 4 1 अपॉन -6। क्लियर? अब अगर ये एंगल पूछ लेते बेटा थीटा, तो कैसे लिखा जाता? tan इनवर्स -1 अपॉन 6, tan इनवर्स -1 अपॉन 6। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करना चाहे तो कर लें जल्दी से, एक लगाना है क्वेश्चन और इसी। लगाऊं बेटा आगे एग्जांपल? यस सर। फाइंड lambda if the slope of line passing through आया बेटा 4 ये? सर 3 आ रहा। हाँ वो 2 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। आगे चलें। यस सर। इसी में चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तभी बात करेंगे, लगाते हैं। अब हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि आपको दो लाइनें दी हुई है और उन दोनों लाइनों के बीच एंगल आपको निकालना है। तो सपोज ऐसे आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक लाइन आपकी हो गई ये वाली, जिसे मैं L1 कह देता हूं, ठीक है जी। और एक लाइन हो गई आपके पास ऐसे, जिसे L2 कह देते हैं। एक ये वाले का θ2 एंगल है, इसका θ1 है, और ये बीच में हो गया अल्फा एंगल। क्या मेरी बात क्लियर है सब? यस सर। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये ऐसे एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है L1 है या L2 है, आगे पीछे हो सकती है, L1 L2 चेंज भी हो सकती है, मेरी मर्जी में कोई सी भी मान सकते। सही है बेटा? यहाँ अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं, याद करो ध्यान से इस बात को, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर ये मैं एक्स वाई ले लेता हूं और इसे जेड कह देता हूं, तो जेड एंगल किसके इक्वल होता था? एक्स प्लस वाई के। यस सर। इसे हम बोलते थे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते थे? एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों ओपोजिट को इंटीरियर, मतलब दोनों ओपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो जेड इक्वल टू हुआ एक्स प्लस वाई। तो यहां अगर मैं इसे कह दूं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये कह दूं पी पॉइंट, तो इस एबीपी में ट्राइंगल ए बी और पी के अंदर अगर मैं लूंगा θ1 एक्सटीरियर एंगल, तो किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस θ2। क्या ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मेंशन कर लीजिए, इस लाइन की स्लोप होगी m1 जो कि tan θ1 के इक्वल होगी,
और इस लाइन की स्लोप होगी m2 जो tan θ2 के इक्वल होगी। अब आ जाइए यहाँ पर, आप जब अल्फा निकालने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू, लिखोगे क्या ऐसे भाई, क्यों बेटा? यस सर। अल्फा अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा θ1 माइनस θ2, सही है बेटा? यस अब सर। ये सोचो, आप इसमें ना tan ले रहे हो, दोनों क्या लगा रहे हो, tan अल्फा tan θ1 माइनस θ2। किसी को परेशानी? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक्सटीरियर वाली कंडीशन लगाई, ये θ1 ये θ2 ये अल्फा ये एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए। मैंने लिखा θ1 अल्फा और θ2 के इक्वल होगा। अब मैंने यहाँ से अल्फा निकाला तो वो θ1 माइनस θ2 हुआ। अब मुझे पता है कि स्लोप जो होते हैं वो m से बनते हैं और वो tan थीटा के इक्वल होते हैं, तो मुझे वो कन्वर्ट करना है m में। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने दोनों तरफ ना tan ले लिया। अब यहाँ पर ये कुछ याद है tan ab का फॉर्मूला बेटा? यस सर। क्या होता है बोलो? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यही एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर, क्या बनेगा, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। अब tan θ1 हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। ये बना बेटा दोनों के बीच का एंगल। लेकिन अब यहाँ आप जब भी एंगल निकालोगे तो आपको एंगल लेस देन 90 ही बताना है। क्या बताना है बेटा? अल्फा लेस देन क्या बताना है बेटा? 90। क्योंकि जब भी दो लाइनों के बीच ऐसे एंगल होता है ना तो एक्यूट एंगल को प्रीफर किया जाता है। एक्यूट मतलब लेस देन 90। किसको प्रीफर करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं बेटा? लेस देन 90। लेस देन 90। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी में पॉइंट निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से जब अल्फा लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स, और इसे ना मॉडुलस लगाऊंगा मैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। अब ये मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि सपोज ये सॉल्व करते समय माइनस का आ गया। क्या आ गया बेटा? माइनस का। कैसा आ गया? माइनस का। और मुझे लेना है एंगल लेस देन 90, तो मैं इसे पॉजिटिव ले लूंगा। क्या ले लूंगा? इसको पॉजिटिव। इसी को और भी लिखते हैं, देखो ऐसे भी लिखा मिलेगा बुक्स के अंदर आपको, ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m। बेटा कुछ बुक्स के अंदर ये जो आपका माइनस का साइन है ना, इसे ना वो डिफरेंस का साइन लगाते हैं। इसका साइन लगाते हैं बेटा? डिफरेंस का साइन। समझ रहे हो बेटा? कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुक्स आप पढ़ें और वहां पर आपको ये डिफरेंस का साइन मिले। मतलब ज्यादा में से ही कम को माइनस करना, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने एक डेरिवेशन किया है, वो है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपॉन 1 प्लस m1 m। और ये जो मैंने लिया है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, वो कुछ ऐसी सिचुएशंस के लिए था कि दो लाइनें हैं, एक L1 और एक L2 और उनके बीच का ही अल्फा एंगल है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को भाई? नो सर।
बेटा अब यहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है नंबर 1, हो सकता है दोनों लाइनों के बीच एंगल ना बने, मतलब सिचुएशन क्या है बेटा, पैरेलल की सिचुएशन है। बेटा किसकी सिचुएशन, पैरेलल। मतलब दो लाइन आप बना रहे हैं और उनके बीच का एंगल 0 हो गया, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो गई। जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, इस केस में अल्फा कितने डिग्री हुआ बेटा, 0, क्या बेटा, यस सर। जब 0 होगा तो आप क्या यूज करेंगे, 0 इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा ही तो होगा मेरे बच्चों। अब ये तो tan 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू क्या हुई भाई, 0, यस सर। इक्वल में अपने पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, अब क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, सोचो थोड़ा सा मेरे बच्चों, यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, m2 इक्वल्स टू m, m1 m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, या इसी को आगे कर दीजिए कि m1 m2 इक्वल आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, m1 m2 क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल, मतलब पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल, क्या होती है पैरेलल लाइंस की स्लोप बेटा, इक्वल। क्लियर है मेरे बच्चों, यस सर। आगे चलूं, चलो दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। फॉर्मूला वही है, इसे मैं इस बार थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, अब ये बताइएगा, इस बार हम लाइन ले लेते हैं परपेंडिकुलर वाली, कैसे ले लेते हैं, परपेंडिकुलर, भाई दो लाइनें हैं, एक बार हमने पैरेलल ले ली और एक बार हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, जब परपेंडिकुलर लेंगे तो एंगल कितने डिग्री हुआ, 90। 90, तो यहाँ यूज होगा अपना tan 90, क्यों मेरे बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों को, यस सर। चलो tan 90 कितना पढ़ा मैंने, तो इन्फिनिटी बोलते थे लेकिन समथिंग अपॉन 0, यस सर। समथिंग में 1 ले लिया मैंने, इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी अब, तो ऐसा बन के आएगा क्या मेरे बेटा, हाँ जी बेटा, यस सर। क्या इसी से ऐसा भी कहा जा सकता है कि m1 m2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, यस सर। तो बेटा इसी से ये भी तो कहा जा सकता है कि m2 निकालने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो इस केस में जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा इसमें, -1। -1 हो गया, ठीक है, तो यहां तक समझ आया सबको, यस सर। थोड़ा प्रयास घर पे अच्छे से करते रहें और स्टेप ऐप पे अपना रिवीजन के लिए इस्तेमाल करें उसे, और जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी थ्योरी से रिलेटेड उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, माइंड गेम वाले, बहुत कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ती है वहां पर, समझ रहे हो, और हाथों हाथ रिजल्ट भी मिल जाता है, पता चल जाता है अपना स्कोर, पता है, करते हो नहीं करते, यस सर। हाँ तो उस पे अपना प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से,